Hello student, today we will discuss about ionization energy. In previous session we have discussed about ionic radius, cation, anion, ionic radius of isoelectronic species, उसका रीजन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सबको मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया है। अगर किसी को डाउट है वो जाके देख सकते हो मेरा पिछले वाला लेक्चर, ठीक है। आज डिस्कशन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये होता क्या है पहले देखते हैं। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, एक न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना होगा उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर सिंपल वे में मैं बताने चाहूंगा, ठीक है, तो एक न्यूट्रल गैसियस एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होगा, जितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of a neutral gaseous atom is known as ionization energy, ठीक है। देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसको और वे में बोल सकते हैं। तो सिंपली वे में क्या है, न्यूट्रल गैसियस एटम से कैटायन फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट तो आपको पता है, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को जनरली हम 3 टाइप्स कर लेते हैं। एक होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होता है थर्ड आयोनाइजेशन। मतलब मान लो एम कोई एटम है गैसियस स्टेट में, एक गैसियस न्यूट्रल एटम है, उसको एम प्लस फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देन एम प्लस से M2 प्लस फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको IE2 बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली M2 प्लस से M3 प्लस फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और IE3 बोलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या मतलब कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, बताओ। देखो क्या है भाई, देखो एम रो एम प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है सर। जब एम प्लस एम टू प्लस होगा, देखो एम प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया एम से, तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया। शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया मतलब क्या, आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते जाएंगे तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो गया तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो IE2 ग्रेटर देन IE1 हो गया। सिमिलरली M2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट M प्लस से और भी लेस है, तो और भी लेस है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू M प्लस, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब M2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और हमें निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा IE2 से, ठीक है। तो क्या होगा, IE3 सबसे ज्यादा होगा, देन IE2, देन IE1। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है भाई। शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, M में जितना शिल्डिंग इफेक्ट था M प्लस में उससे लेस होगा, M2 प्लस में उससे भी लेस होगा, तो शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा मतलब क्या है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा मतलब देखो न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और हमें यहां से निकलना होगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन देखो, इसको प्यार से समझे थे, ये नाइट्रोजन नहीं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन बैठा था, ये इसको अट्रैक्ट करके रखा है और हमें इसको निकालना है, ठीक है। ये मान लो हम है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये मान लो हम है, हमें इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, ये इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट करके रखा है और हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन से हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ये एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन देखो अगर कंपेयर करेंगे M प्लस एंड M2 प्लस में, तो ज्यादा किसका होगा, M2 प्लस का, क्योंकि M2 प्लस का शिल्डिंग इफेक्ट देखो इन तीनों का अगर शिल्डिंग इफेक्ट कंपेयर करेंगे, पिछले क्लास में ही हमने डिस्कशन किया था, तो शिल्डिंग इफेक्ट M2 प्लस का
सबसे लेस होगा, देन m प्लस देन है, ठीक है। जब काटायन आनायन का रेडियस के बारे में डिस्कशन कर रहा था तब ये अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है भाई। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सिलिंग इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, m2 प्लस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सिलिंग इफेक्ट और डिक्रीज हो जाएगा। तो सिलिंग इफेक्ट का ऑर्डर यही होगा, m का ज्यादा होगा देन m प्लस देन m2 प्लस। सिलिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होगा, तो इसका अपोजिट होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है भाई, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर सिंपल वे में बताना चाहेंगे, ठीक है, देन क्या हो जाएगा भाई, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लेस होगा तो हमें लेस एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब m2 प्लस में सिलिंग इफेक्ट लेस हो रहा है, तो m2 प्लस के केस में इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए IE3 सबसे ज्यादा है, देन IE2 देन IE1। समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो आप किसी को लाइन मार रहे हो, मान लो आपका कोई क्रॉस है, ठीक है, तो उसको प्यार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो किसी और के साथ प्यार कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का प्यार को ब्रेकअप करके फिर आपको पटाने के लिए क्या करना है, उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो उसका एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड है वो गिफ्ट वगैरह देता है, घुमाने ले जाता है, तुम्हें और भी ज्यादा महंगा गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा घुमाने ले जाना पड़ेगा, तभी तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब वहां का अट्रैक्शन को ब्रेक होगा और तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन को ओवरकम करके, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा हमें उतना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इतना तक तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक होता है साइज ऑफ एटम, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसको बोलते हैं सिलिंग इफेक्ट, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंफ्यूज मत होना सर, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसको भी उसका और एक नाम है सिलिंग इफेक्ट, जैसा तुम्हारा 2 3 4 5 नाम होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं साइज ऑफ एटम कैसे इफेक्ट करता है। पहला फैक्टर देखते हैं साइज ऑफ एटम, ठीक है। साइज ऑफ एटम का क्या चक्कर है भाई, साइज जितना इंक्रीज हुआ, मतलब ये है मान लो इतना है, ठीक है। तो देखो यहाँ मान लो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, या न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। सेकंड केस में साइज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, साइज ज्यादा होगा मतलब क्या है, मतलब साइज ज्यादा होगा का मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ है मतलब क्या है भाई, साइज ज्यादा हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन लेस हुआ है, ठीक है भाई, दूर है, ठीक है। तुम सेक्शन ए में हो, वो सेक्शन डी में है, ठीक है, तो अट्रैक्शन दूर है, लेकिन कंसीडर करो तुम सेक्शन ए में हो और वो भी सेक्शन ए में है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ा नजदीकी और बढ़ेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी लागू होता है भाई, ये साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन दूर दूर चला गया, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब क्या, हमें निकालने के लिए आसान होगा, तो हमें निकालने के लिए आसान होगा मतलब क्या, लेस एनर्जी देना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस বা एटॉमिक साइज। समझ में आ गया, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो हमें निकालने के लिए आसान होगा, ठीक है। तुम सेक्शन ए में, वो सेक्शन डी में, तो क्या होगा, उसको पटाने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है, चक्कर काटना पड़ेगा सेक्शन डी के सामने में, ठीक है। लेकिन तुम सेक्शन ए में है और वो भी सेक्शन ए में है, तो क्या होगा, फिर चीजें आसान होगी, ठीक है भाई, एक ही सेक्शन में होगी तो थोड़ा लेस एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है, बात वही है। समझ में आ गया, तो साइज हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जितना इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। पहला फैक्टर समझ में आ गया, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियर स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है इलेक्ट्रॉन, मैं जाने नहीं दूंगा इतना आसानी से, ठीक है।
देखो जितना जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस बोलेगा भाई मैं तो पूरा होल्ड करके रखा हूं, इतना आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है, इतना आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। क्या कर लेगा भाई, हमें निकालना है, हमें ज्यादा एनर्जी दे देंगे, ठीक है, क्या है भाई, न्यूक्लियस को बोलेगा भाई देख हम ज्यादा एनर्जी दे देंगे और क्या करना है कर ले, ठीक है, ठीक है भाई तुझे ज्यादा एनर्जी तो देना पड़ेगा, ठीक है, इतना आसानी से, मैंने बोला आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब है भाई जेड इफेक्टिव जितना इंक्रीज होगा न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्ट करके रखेगा, नहीं जाने दूंगा इतना आसानी से, ठीक है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इन दोनों मतलब फैक्टर से आपको तो समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होगा भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा हो जाएगा जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया और न्यूक्लियस बोलेगा अरे भाई बीच में कौन आ गया रे, ठीक है, बीच में कौन आ गया, अट्रैक्शन नहीं लग रहा है ज्यादा, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है तो मतलब जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, ठीक है, तो हमें निकालने के लिए आसानी होगा। तो सीलिंग इफेक्ट जितना इंक्रीज होगा, और सीलिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, जितना इंक्रीज होगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही डिक्रीज होगा भाई, जितना सीलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा अट्रैक्शन उतना डिक्रीज होगा, तो हमें निकालने के लिए लेस एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जनरली हाफ फिल एंड फुल फिल हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, हाफ फिल एंड फुल फिल मोस्ट स्टेबल है क्योंकि मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने डिस्कशन किया होगा, तो ठीक है, क्या हुआ हाफ फिल एंड फुल फिल होगा तो स्टेबल होगा मतलब स्टेबल एटॉम से इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, तो हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फॉर फैक्टर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। थर्ड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम का ज्यादा होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। पीरियड में कैसे वेरी करते हैं, कैसे वेरी करता है भाई, अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सॉरी एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो कहना एक ही फैक्टर याद रखो, अलोंग ए पीरियड जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। जनरली मैंने बोला, जनरली का मतलब क्या है, ये 100% सही नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है, मैंने और एक फैक्टर हमने डिस्कशन किया हाफ फिल एंड फुल फिल वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और कंसीडर करेंगे हम सेकेंड पीरियड को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यहां तक जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते, यहां तक जाते हैं, ठीक है। देखो मैंने बोला अलोंग ए पीरियड फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो होना चाहिए क्या है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इन द सेम टाइप हमने और 4 फैक्टर डिस्कशन किया था ना, तीनों फैक्टर के हिसाब से ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फोर्थ फैक्टर देखो, तीनों फैक्टर मतलब क्या है, अलोंग द पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, यस सर, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट का बात ना है, आता नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने दो, ठीक है। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन और एक फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जेड इफेक्टिव को सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्टिव पे यहाँ पे वो बोल सकता है डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन वो इतना सही नहीं है यहाँ बोलना जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, ठीक है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देखो रीजन क्या है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव का रीजन नहीं, जेड इफेक्टिव सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज है ऐसा नहीं बोलेंगे हम,
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो एटॉमिक रेडिएशन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, वो हमारा ये बता रहे हैं हमें द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा अरे भाई रुको जरा सबर करो, मैं भी वो मुझे भूल गए भाई, क्या है तेरा बात? ठीक है, देखो क्या है ना, नाइट्रोजन का P3 एंड में आएगा, ठीक है, बेरिलियम का S2 आएगा, तो मुझे कैसे भूल गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलेगा भाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आपने तो देखा नहीं, आपने सिर्फ जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस देख लिया, ठीक है। अरे भाई हाँ भूल गए थे ना, तो अब क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, एंड बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही होता है सेकंड पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड। लिथियम देन हमारा क्या है, बेरिलियम का बोरॉन के साथ, देखो इसको अगर सही से लेंगे पहले क्या होगा, लिथियम देन बोरॉन देन बेरिलियम देन कार्बन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन फ्लोरीन, ठीक है, समझ में आ गया? तो तीनों फैक्टर को याद रखना, ठीक है, तीनों फैक्टर को ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो बुरा मान जाएगा, ठीक है। एंड क्या हो रहा है भाई, देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हीलियम का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। ये तो था वेरिएशन अलग है पीरियड। अब देखते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। जनरली फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, ठीक है। फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप। क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया, अरे ये तो गलत हो गया, क्यों देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखो ये है सही ऑर्डर, मतलब क्या है, बोरॉन देन थालियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम देन इंडियम होना चाहिए था, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थालियम, लेकिन वो तो गलत दिखाया हमने, ठीक है। सर ऐसा क्यों हुआ, बोरॉन थालियम गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ, देखो वो जो थालियम भाई साहब है, ठीक है, थालियम भाई साहब का क्या हो गया, ये जो थालियम था, थालियम का क्या हुआ, देखो थालियम का केस में F इनर इलेक्ट्रॉन में F आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो तीनों फैक्टर देखो, यहाँ पे क्या है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका आउटरमोस्ट सेम है, ठीक है। पहला फैक्टर उसको हम जाने देते हैं, देन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बैठा है ना, अरे भाई रुको, मैं भी हूँ, मुझे भूल गए, क्या है भाई तेरे बात, क्या है तू भी यहाँ बीच में कहाँ आ रहा है? देखो थालियम का केस में F आएगा इनर इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे F आएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, ठीक है। F का, और हमने डिस्कशन किया था SPDF में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है S का, देन P का, देन D का, देन F का, हाँ जी सर, अरे ये बात तो हमने भूल ही गए थे। तो इन केस ऑफ थालियम F इलेक्ट्रॉन का पोस्ट शिल्डिंग इफेक्ट होगा, तो पोस्ट शिल्डिंग इफेक्ट होगा मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, जिसका मतलब क्या है, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए थालियम क्या थालियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है हमारा, बोरॉन के बाद ही थालियम आ जाएगा, ठीक है। देन सर गैलियम एल्यूमिनियम का क्या कॉन्सेप्ट है, गैलियम का केस में D आ जाएगा इनर इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वही भी रीजन है, डी इनर इलेक्ट्रॉन में आ गया तो क्या होगा भाई, D आ गया तो बोलेगा भाई रुको, मेरा शिल्डिंग इफेक्ट लेस है, मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा थर्ड आयोनाइज सॉरी ग्रुप 13 का क्या होगा, बोरॉन देन थालियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम देन इंडियम, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन के नाम पे, लेकिन एक्चुअल क्या है, जो फॉर फैक्टर है कोई ना कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। जैसे पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बीच में आ गया था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा शिल्डिंग इफेक्ट आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 40। देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम टिन लेड, यस सर, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, क्या होगा देखते ये सही है या गलत है,
अरे ये तो गलत हो गया। अरे क्या है तो फिर सही क्या है, देखते हैं। अरे लेड का होना चाहिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन लेड, ये होना चाहिए, लेकिन लेड का ज्यादा हुए टीन से। ठीक है, लेड के केस में एफ आ जाएगा इनर इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो वही पोस्ट शिल्डिंग इफेक्ट होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमारा लेड का ज्यादा हो जाएगा टीन से। ठीक है, ग्रुप 13 एंड 14 का समझ में आ गया। हाँ जी। तो आज का क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।